L73 हिंदी अध्याय 721 वास्तविक दुनिया में समुद्री डाकू _2 यान फेई को बेचैनी हो रही थी और उसने टेक्नोलॉजी के प्रकाश का इस्तेमाल करके आसपास लगे निगरानी कैमरों में कैद वीडियो का बारीकी से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी के प्रकाश द्वारा फ्रेम दर फ्रेम गहन जांच के बावजूद डुआन होनवे का कोई सुराग नहीं मिला। फिर यान फेई ने पूरे द्वीप में लगे निगरानी कैमरों की फुटेज खंगालकर डुआन होनवे की तलाश की, लेकिन फिर भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। अंत में यान फेई ने खुद उस जगह का दौरा किया जहां डुआन होनवे गायब हुआ था और विस्तृत जांच पड़ताल की, लेकिन फिर भी उससे जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। हर चीज यही इशारा कर रही थी कि डुआन होनवे को उस छोटे से इलाके में जरूर कोई अनोखी चीज मिली होगी और वह गायब हो गया होगा। गंभीर रूप से घायल डुआन होनवे को ढूंढने के सभी उपाय विफल होने के बाद यान फेई के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और इस सबसे शक्तिशाली और खतरनाक दुश्मन को फिलहाल छोड़ देना था। हालांकि उसने टेक्नोलॉजी के प्रकाश में पहले ही अलर्ट लगा दिया था। अगर निगरानी कैमरे डुआन होनवे को देख लेते तो वे तुरंत यान फेई को सूचित कर देते, जो डुआन होनवे का सामना करके उसे खत्म कर देता ताकि उसे अपनी ताकत वापस पाने का कोई मौका न मिले। यूनाइटेड फ्लीट द्वारा ड्रीम आइलैंड पर हमला शुरू करने से पहले यान फेई ने यूनाइटेड फ्लीट के खिलाफ स्निपिंग ऑपरेशन के जरिए डिस्ट्रॉयर की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने की योजना बनाई थी। खास तौर पर यान फेई पिंग अकाउंट का इस्तेमाल करके डार्क वेब में लॉग इन करेगा और यूनाइटेड फ्लीट पर निशाना साधने के लिए एक इनामी टास्क पोस्ट करेगा, फिर अपने एक अन्य सहायक अकाउंट डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल करके इस काम को अंजाम देगा। यान फेई द्वारा संयुक्त बेड़े के हमलावर युद्धपोतों को मार गिराने के बाद डिस्ट्रॉयर प्रकट होगा और इस उपलब्धि का श्रेय लेगा। संयुक्त बेड़े को नष्ट करने में सक्षम अपनी भयावह शक्ति के साथ डिस्ट्रॉयर की प्रतिष्ठा एक बार फिर बढ़ जाएगी। हालांकि योजना के क्रियान्वयन के दौरान इसमें भारी बदलाव आया। उदाहरण के लिए संयुक्त बेड़े ने ड्रीम आइलैंड पर सीधे हमला नहीं किया, बल्कि समुद्री डाकू संगठनों का पीछा करने की आड़ में ड्रीम आइलैंड के जलक्षेत्र में प्रवेश किया। इस युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा हथियार अंतरिक्ष में प्रकट हुए, जिन्होंने यान फेई की कृत्रिम वेल को नष्ट कर दिया। अंत में जापान ने इस नुकसान को सहन न करते हुए ड्रीम आइलैंड पर परमाणु हथियार दागे, जिन्हें यान फेई ने अंतरिक्ष में ही रोक लिया, जिससे जापान की मिसाइलें वापस अंतरिक्ष में चली गईं। इसके बाद यान फेई ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीड आइलैंड पर जापानी परमाणु हथियार अड्डे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हालांकि यान फेई युद्ध में विजयी हुए, लेकिन आगे की कार्रवाई उनकी योजना के अनुरूप नहीं हुई। अंत में न केवल अधिक सेनाएं शामिल हुईं और उत्तरोत्तर उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि स्थिति काफी बिगड़ गई, जिससे काफी हताहत भी हुए। इसलिए इस बिंदु पर विध्वंसक के लिए मूल योजना के अनुसार आगे आकर श्रेय लेना उचित नहीं था। हालांकि संयुक्त बेड़े से मिली प्रेरणा ने यान फेई को एक बेहतरीन नया विचार दिया। freewebnovel.com सीधा युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन ड्रीम आइलैंड जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, जिन्होंने ड्रीम आइलैंड पर हमला करने की कोशिश की थी। पहला उद्देश्य इन देशों को ड्रीम आइलैंड के उत्पादों के लिए अपने बाजार पूरी तरह से खोलने के लिए मजबूर करना था। दूसरा आर्थिक मुआवजा मांगना था। जब तक ये उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते, यान फेई इन देशों पर मिसाइल हमले करेगा और ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वे आत्मसमर्पण नहीं कर देते। इस प्रक्रिया में इन देशों को निश्चित रूप से भारी क्षति उठानी पड़ेगी। इतने सारे दिखावटी नाटकों के बाद यान फेई के इशारों से सबको समझ आ गया कि डिस्ट्रॉयर ही उसका रक्षक है और यान फेई और डिस्ट्रॉयर एक ही पक्ष में है। अगर डिस्ट्रॉयर इस बार ड्रीम आइलैंड को हमलावर दुश्मनों से निपटने में मदद करके शामिल हो जाता, जबकि तीनों देशों के कई सैनिक पहले ही मर चुके थे और भी मरने की आशंका थी, तो लोग डिस्ट्रॉयर को खलनायक मानेंगे और इसी के साथ यान फेई और ड्रीम आइलैंड को भी दुष्टपक्ष मानेंगे। एक बार जब जनता ने ये प्रत्यक्ष धारणा बना ली और पृष्ठभूमि में हितधारक समूहों द्वारा हेरफेर किया गया, तो पूरे पश्चिमी समाज में यान फेई और ड्रीम आइलैंड के प्रति भय पैदा हो जाएगा, जिसका असर ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों की वैश्विक बिक्री पर पड़ेगा। हालांकि ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों के प्रभाव स्पष्ट हैं, लेकिन वे लोगों के जीवन के लिए अनिवार्य नहीं हैं। इसलिए अगर उन्हें व्यापक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, तो ड्रीम टेक्नोलॉजी के विकास में गंभीर समस्याएं आएंगी। ऐसी किसी भी संभावना से बचने के लिए यान फेई को एक नए छद्म की जरूरत थी, जो इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ले सके और खुद को और ड्रीम आइलैंड को लड़ाई से दूर रख सके। यहीं पर यूनाइटेड फ्लीट द्वारा गढ़े गए दो कुख्यात समुद्री डाकू संगठन ब्लैकबीयर्ड और कैप्टन मॉर्गन सामने आए।
मानव इतिहास के इन दो कुख्यात समुद्री डाकू समूहों को यूनाइटेड फ्लीट ने वैश्विक मीडिया के सामने खोज निकाला। उन्होंने उनका पीछा किया और ड्रीम आइलैंड के पानी तक उनका पीछा किया। हालांकि यान फेई को यूनाइटेड फ्लीट का बहाना बेतुका लगा, क्योंकि ये समुद्री डाकू समूह कई साल पहले खत्म हो चुके थे। लेकिन अगर यूनाइटेड फ्लीट उन्हें इतिहास के पन्नों से फिर से जिंदा करने की जहमत उठाता तो यान फेई इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इस प्रकार यान फेई की योजना वास्तव में बहुत सरल थी। बड़े पैमाने पर होने वाले नौसैनिक युद्ध को संयुक्त बेड़े और समुद्री डाकू संगठनों के बीच हाथापाई के रूप में प्रस्तुत करना। आखिरकार युद्ध में इस्तेमाल की गई कृत्रिम व्हेल समुद्र की गहराइयों से निकली थी। किसी को नहीं पता था कि वह किस सेना की थी। यान फेई के ड्रोन भी अच्छी तरह छिपे हुए थे, वे पूरी तरह से अदृश्य रहे। पूरे युद्ध के दौरान ड्रीम आइलैंड बहुत शांत लग रहा था। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि ड्रीम आइलैंड ने संयुक्त बेड़े के खिलाफ हस्तक्षेप किया था। इसलिए यान फेई ने सारी जिम्मेदारी समुद्री डाकू संगठन के कंधों पर डालने का फैसला किया। आखिरकार ये संयुक्त बेड़े ही था जिसने समुद्री डाकू संगठन का पता लगाया था, और भले ही यान फेई का बहाना बेतुका हो, तीनों राष्ट्रों ने खुले तौर पर इसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह उनके अपने मुंह पर तमाचा होता। सभी जानते थे कि आधुनिक समाज में बड़े समुद्री डाकू संगठन मौजूद ही नहीं है। संयुक्त बेड़े से लड़ने में सक्षम संगठन की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जब तक यान फेई इस कहानी पर अड़ा रहा कि ऐसे किसी समुद्री डाकू संगठन ने संयुक्त बेड़े को डुबो दिया और उसके जरिए अपनी मांगे फैलाता रहा, तब तक ड्रीम आइलैंड के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार समुद्री डाकू संगठन की खोज तो उन्होंने ही की थी, और वे इस कहानी को गढ़ने की बात तो स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनके पास घटनाओं के इस संस्करण को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस महायुद्ध में तीनों देशों के बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और आगे और भी मौतें हो सकती हैं। इसलिए वास्तव में ड्रीम आइलैंड इन तीनों देशों का कट्टर दुश्मन बन चुका था। अगर वे ड्रीम आइलैंड के लिए अपने बाजार फिर से खोल भी देते तो भी वे ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों का गुप्त बहिष्कार जरूर करते। लेकिन जब तक यान फेई सारा दोष पायरेट ऑर्गेनाइजेशन पर मरता रहेगा, वह खुद को इससे दूर रख सकता था और अपने उत्पादों के किसी भी संभावित बहिष्कार से पूरी तरह बच सकता था। हालांकि ये देश सच्चाई जानते थे, फिर भी उन्होंने इसे उजागर करने की हिम्मत नहीं की और केवल यान फेई को अपने इलाकों में लाभ कमाते हुए देख सकते थे। एक नई योजना को ध्यान में रखते हुए यान फेई ने शीघ्रता से सहायक मस्तिष्क से एक सार्वजनिक पत्र का मसौदा तैयार करवाया, जिसे उन्होंने सहायक मस्तिष्क की क्षमताओं का उपयोग करके इंटरनेट पर प्रसारित किया, जिससे ये पूरी दुनिया के लिए दृश्यमान हो गया। जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों के लिए सबसे पहले कृपया हमें अपना परिचय देने की अनुमति दें। हम ब्लैकबीयर्ड और कैप्टन मॉर्गन के नाम से प्रसिद्ध समुद्री डाकू संगठन है, वही समुद्री डाकू जिनका पीछा आपका संयुक्त बेड़ा समुद्र की सतह पर करता रहा है। हम पहले समुद्री डाकू हुआ करते थे, लेकिन अब हमने बहुत पहले ही सुधार कर लिया है और यह पेशा छोड़ दिया है। हम अपने समुद्री द्वीप पर आज़ादी से रहते हैं, पूर्ण लोकतंत्र, मानवाधिकारों और आज़ादी का आनंद लेते हैं। हमने किसी भी सेना को उकसाया नहीं, किसी मालवाहक जहाज को नहीं लूटा और कोई भी गैरकानूनी काम नहीं किया। हम अच्छे लोग हैं, फिर भी आपने हमारा लगातार पीछा किया, हमारे साथ प्राणघातक दुश्मनों जैसा व्यवहार किया। हालांकि हमने एक नया अध्याय शुरू किया है और कई वर्षों से निष्क्रिय है, फिर भी हमारे समुद्री डाकू संगठन की ताकत अभी भी जबरदस्त है। हमारे पास शक्तिशाली युद्धपोत और मिसाइलें हैं, इसलिए हमने जवाबी हमला किया और आपके संयुक्त बेड़े के सभी युद्धपोतों को डुबो दिया, जिससे दुनिया को एक बार फिर हमारी ताकत का एहसास हुआ। इस भीषण नौसैनिक युद्ध में आपके तीनों देशों के बड़ी संख्या में नौसैनिक शहीद हुए हैं और कई परिवारों को अपने प्रियजनों के खोने के गम में डूबना पड़ा है। हालांकि हमें ये कहना होगा कि इसका हमारे समुद्री डाकू संगठन से कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आत्मरक्षा में काम कर रहे थे। असली जिम्मेदारी उनके संबंधित देशों की सरकारों की है। चूंकि उनकी सरकारों ने हम पर युद्ध की घोषणा की है, इसलिए यह उचित ही है कि वे भी इसी तरह की जिम्मेदारी उठाएं। हम नए जमाने के शांतिपूर्ण समुद्री डाकू हैं, मुसीबत नहीं चाहते, लेकिन हम कमजोरी या अक्षम भी नहीं हैं। चूंकि आपने बेवजह हमारा पीछा किया है, इसलिए हमारा पीछा करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आपको अपना संकल्प और शक्ति दिखाने के लिए कल सुबह से ही हम आपके तीनों देशों पर अनियमित अंतराल पर मिसाइल हमले करेंगे और आपके सभी इलाकों को निशाना बनाएंगे। ये हमले रोज होंगे और तब तक जारी रहेंगे जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर लेते और हमारे द्वारा मांगे गए मुआवजे के लिए सहमत नहीं हो जाते। सम्मानपूर्वक मुक्त समुद्री डाकू संगठन ब्लैकबीयर्ड और कैप्टन मॉर्गन।
सहायक मस्तिष्क की भयानक पोस्टिंग क्षमताओं के तहत समुद्री डाकू संगठन के इस धमकी भरे पत्र को दुनिया भर में इंटरनेट पर शीर्षक बनने में बहुत कम समय लगा। आम जनता इन दोनों समुद्री डाकू समूहों को लेकर कुछ हद तक संशय में थी। प्राचीन काल के विपरीत आधुनिक समय में कोई भी समुद्री डाकू समूह चाहे कितना भी दुर्जय क्यों न हो, उसके लिए 3 सैन्य रूप से उन्नत देशों की आधुनिक विशिष्ट नौसेनाओं को परास्त करना असंभव है। लेकिन इस घटना से पहले संयुक्त बेड़े का सामना वास्तव में प्रादेशिक जल में ऐसे ही प्राचीन नामों वाले 2 समुद्री डाकू समूहों से हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों समुद्री डाकू संगठन किसी निर्जन द्वीप पर छिपे रहे हों, खेती और तकनीक विकसित कर रहे हों, अपने समुद्री डाकू युद्धपोतों की क्षमताओं को बढ़ा रहे हों और वास्तव में 3 देशों से बने विशाल संयुक्त बेड़े को हरा रहे हों? जबकि आम जनता इस धमकी भरे पत्र की प्रामाणिकता के बारे में अनिश्चित थी, तीनों संबंधित राष्ट्र अच्छी तरह जानते थे कि यह किसी समुद्री डाकू संगठन द्वारा नहीं, बल्कि ड्रीम आइलैंड के यानफेई द्वारा लिखा गया था। हालांकि उनका संयुक्त बेड़ा नष्ट हो गया था, फिर भी उन्हें ड्रीम आइलैंड के पूरे जलक्षेत्र की स्पष्ट जानकारी थी। ड्रीम आइलैंड के अलावा वहां कोई और शक्तिशाली समुद्री डाकू बेड़ा मौजूद नहीं हो सकता था। इसलिए वे जानते थे कि यह धमकी भरा पत्र स्वयं यानफेई द्वारा लिखा गया था, जिसका उद्देश्य तीनों देशों को धमकाने और उनसे पैसे ऐंठना था। खासकर जब इन तीनों देशों को ड्रीम आइलैंड के पानी में एक और विशाल कृत्रिम व्हेल के उभरने का पता चला, तो उनकी रूह कांप उठी। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा हथियारों से उस पिछली कृत्रिम व्हेल को बमुश्किल नष्ट कर पाए थे, जिसने उनके शक्तिशाली संयुक्त बेड़े को लगभग नष्ट कर दिया था। उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ड्रीम आइलैंड के पास एक और कृत्रिम व्हेल होगी। अनुमानतः क्या ड्रीम आइलैंड के आसपास के गहरे समुद्र में और भी कृत्रिम व्हेल छिपी हो सकती है? freewebnovel.com। पहले वाली कृत्रिम व्हेल की भयानक आक्रमण क्षमता और पेलोड को जानकर जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की रूह कांप गई थी। अगर यह हुबहू कृत्रिम व्हेल उनके जलक्षेत्र में घुसकर उनके इलाके पर हमला करती, तो विनाशकारी परिणाम सामने आते। इस धमकी भरे पत्र से साफ जाहिर था कि यह यानफेई की चेतावनी थी, अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनके इलाकों पर ड्रीम आइलैंड से हमले होंगे। तीनों देशों की नौसेनाएं विशेष रूप से मजबूत नहीं थीं, लेकिन फिर भी उनके पास अपनी तटरेखाओं की रक्षा के तरीके मौजूद थे। अब संयुक्त बेड़े के साथ साथ उनकी मुख्य नौसेना बलों के नष्ट हो जाने के कारण उन्होंने तटीय रक्षा में अपनी बढ़त पूरी तरह खो दी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय किसी भी देश के युद्धपोत उनकी तटरेखाओं, यहां तक कि उनकी तटरेखाओं तक भी स्वतंत्र रूप से पहुंच सकते थे, तथा उनके पास अवरोधन के लिए हवाई जहाज भेजने के अलावा कोई बचाव विकल्प नहीं था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यानफेई के हमले उस भयानक कृत्रिम व्हेल से भी हो सकते हैं। याद रखें, एक कृत्रिम व्हेल समुद्र की सतह के नीचे छिप सकती है और अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली होती है, जिससे उसे अद्भुत गतिशीलता और चुपके की क्षमता प्राप्त होती है। अगर वे पूरी नौसेना होने पर भी एक कृत्रिम व्हेल से नहीं निपट पाए, तो अब एक नई नौसैनिक हार के बाद समुद्र में निहत्थे होने के इस सबसे शर्मनाक पल में वे कैसे निपटेंगे? महसूस करने पर कि वे ड्रीम आइलैंड के खतरे में हैं और एक अनिश्चित स्थिति में हैं, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने सर्वसम्मति से अपने बड़े भाई संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। ड्रीम आइलैंड को परेशान करने के लिए इन तीनों देशों के संयुक्त बेड़े के गठन की वजह काफी हद तक उनका अपना लालच था, लेकिन उससे भी बड़ी वजह अमेरिका का उकसावा और किए गए वादे थे। अमेरिका के आग्रह और वादों के बिना वे निश्चित रूप से आसानी से संयुक्त बेड़े का गठन नहीं करते, न ही ड्रीम आइलैंड को नाराज करने की पहल करते। इसलिए जैसे ही उन्होंने खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा पाया और इस मामले की वजह से अपनी सुरक्षा को खतरे में पाया, उन्होंने तुरंत अपने शक्तिशाली समर्थक से बचाव की सोची। इन 3 देशों की नौसेनाओं की तुलना में अमेरिकी नौसेना की ताकत कहीं ज्यादा बेहतर थी। अकेले अमेरिका के मौजूदा सक्रिय युद्धपोत दुनिया की नौसेनाओं पर हावी हो सकते थे। अगर अमेरिका के अलावा अन्य देशों के सभी नौसैनिक युद्धपोतों को इकट्ठा भी कर लिया जाए, तो वे अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएंगे। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि अमेरिका के पास बड़ी संख्या में उच्च तकनीक वाले युद्धपोत भी आरक्षित थे। ये युद्धपोत भंडारण में थे क्योंकि अमेरिकी नौसेना के सक्रिय युद्धपोतों की तुलना में ये कुछ हद तक पुराने हो चुके थे, लेकिन दुनिया भर के अन्य देशों के युद्धपोतों की तुलना में ये अभी भी उन्नत थे। इन तीनों देशों की नज़र में अमेरिकी सेना न केवल युद्धपोतों की संख्या और तकनीक में, बल्कि समृद्ध युद्ध अनुभव के मामले में भी दुनिया की नंबर 1 नौसेना के रूप में अब तक सबसे आगे थी। उनका संयुक्त बेड़ा ड्रीम आइलैंड के कृत्रिम व्हेल बेड़े के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन कृत्रिम व्हेल भी अमेरिकी नौसेना के सामने पूरी तरह से टिक नहीं सकती।
आखिरकार अमेरिकी सेनाओं की दबंग शक्ति के अधीन रहते हुए वे धीरे धीरे यह मानने लगे कि अमेरिका सचमुच अजेय है, और स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचते थे कि दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत होगी जो अमेरिकी नौसेना को हरा सके। इन तीनों देशों को यह नहीं पता था कि अमेरिका यूनाइटेड फ्लीट और ड्रीम आइलैंड के बीच युद्ध पर कड़ी नजर रख रहा था। उन्हें ड्रीम आइलैंड की कृत्रिम व्हेल का आतंक भी पता चल गया था। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण के बाद उन्हें पता चला कि उनकी पारंपरिक सैन्य शक्ति इस कृत्रिम व्हेल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने तुरंत अंतरिक्ष आधारित ऊर्जा हथियार का इस्तेमाल करके कृत्रिम व्हेल को नष्ट कर दिया ताकि इस खतरे को जड़ से खत्म किया जा सके। अमेरिकी सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ड्रीम आइलैंड के पानी में एक और कृत्रिम व्हेल दिखाई देगी। इस नई कृत्रिम व्हेल की वास्तविक क्षमता के बारे में स्पष्ट जानकारी के अभाव में अमेरिका भी बहुत हैरान हुआ और तीनों देशों की तरह उसी निष्कर्ष पर पहुंचा, यानी ड्रीम आइलैंड अपनी ताकत छुपा रहा था और जो ताकत वह अभी दिखा रहा था वह उसका एक छोटा सा हिस्सा ही था। पिछली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को डिस्ट्रॉयर के हाथों भारी नुकसान हुआ था, ये जानते हुए कि डिस्ट्रॉयर के पास एक रहस्यमय विमान है, लेकिन इस समुद्री युद्ध में अमेरिका ने डिस्ट्रॉयर के रहस्यमय विमान की तैनाती पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि युद्ध के मैदान में संयुक्त बेड़े द्वारा सामना की गई आक्रमण स्थिति के आधार पर यह संकेत मिलता है कि उनके कुछ नुकसान रहस्यमय विमानों के हमलों के कारण हुए थे। freewebnovel.com। चाहे वह संयुक्त बेड़े के अंतिम युद्धपोत को नष्ट करना हो और थर्मोबैरिक बमों का हमला हो, या अंतरिक्ष में मिसाइल रोधी अभियान चलाना हो, या जापान के सीड आइलैंड के परमाणु हथियार अड्डे को नष्ट करना हो, ये सब रहस्यमय विमान के हस्तक्षेप का ही नतीजा था। फिर भी उन्होंने किसी भी बिंदु पर रहस्यमय विमान का पता नहीं लगाया। यान फेई ने ऊर्जा हथियारों की हमले की आवृत्ति का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर ड्रोन को आकाश में उपग्रहों के सामने उजागर किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस समय प्रकाश के कारण अमेरिका को ड्रोन का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी कृत्रिम व्हेल की खोज और साथ ही परछाई में हमला कर रहे डिस्ट्रॉयर के रहस्यमयी विमानों की वजह से ही अमेरिका भी ड्रीम आइलैंड को लेकर काफी सतर्क था। इसके फायदे और नुकसान को देखते हुए उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अमेरिका के बाहरी अंतरिक्ष में ऊर्जा हथियार का एक बार इस्तेमाल हो चुका था और इसे दोबारा इस्तेमाल करने में काफी समय लगेगा, यानी इस दौरान अमेरिका के पास कृत्रिम व्हेल से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। अपने ट्रम्प कार्ड के बिना अमेरिका स्वाभाविक रूप से कृत्रिम व्हेल का सामना नहीं कर सकता था। डिस्ट्रॉयर के रहस्यमयी विमानों को गिराना तो दूर की बात है। इसलिए जब तीनों देशों की ओर से सामूहिक रूप से सहायता की मांग की गई तो अमेरिका ने आश्चर्यजनक रूप से विश्वासघात और उपेक्षा का चेहरा दिखाया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने न केवल ड्रीम आइलैंड से संभावित मिसाइल हमले से तीनों देशों की रक्षा करने में मदद करने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके संकट का फायदा उठाकर कठोर शर्तें रखीं और उन्हें ठग लिया। हालांकि अमेरिका पारंपरिक हथियारों से कृत्रिम व्हेल का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास परमाणु हथियारों और अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलों का विशाल भंडार था। उन्हें पूरा विश्वास था कि केवल बड़ी संख्या में परमाणु हथियार दागकर अमेरिका ड्रीम आइलैंड को आसानी से नष्ट कर सकता है। इसलिए हालांकि अमेरिका ने कृत्रिम व्हेल को नष्ट कर दिया था, फिर भी उसे ड्रीम आइलैंड से जवाबी हमले की जरा भी चिंता नहीं थी। इसी विश्वास के साथ अमेरिका ने ड्रीम आइलैंड को एक पेचीदा मुद्दा तो माना, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके विपरीत वे इस मौके का फायदा उठा रहे थे जब तीनों देश उनसे मदद मांग रहे थे। अमेरिका द्वारा अपनी कमजोरियों का फायदा उठाने के बाद जापान बेहद निराश हुआ। शुरू में उनका इरादा अमेरिका के साथ पूरी तरह से गठबंधन करने का था, लेकिन अमेरिका के विश्वासघात का अनुभव करने के बाद जापान थोड़ा हिचकिचाया, इस चिंता में कि अमेरिका इसका फायदा उठा सकता है और फिर ऐसा व्यवहार कर सकता है जैसे वह उन्हें पहचानता ही नहीं। हालांकि जापान के राष्ट्रपति के साथ अपने संबंधों की गंभीरता पर विचार विमर्श करने के बाद, ये जानते हुए कि उनके संकट के समाधान के लिए अमेरिका पर निर्भरता आवश्यक है, वे अंततः अमेरिका से जबरन वसूली के लिए सहमत हो गए। इसके विपरीत कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इस बात से पूरी तरह असंतुष्ट थे कि अमेरिका इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। वे अमेरिका की मदद करने आए थे, लेकिन उन्हें भारी नुकसान और खुद को खतरे में पड़ने की उम्मीद नहीं थी। इस मामले में मुख्य एजेंट होने के नाते अमेरिका ने न सिर्फ मदद की पेशकश नहीं की, बल्कि उन्हें तब लात मारने का फैसला किया जब वे नीचे थे, और इससे वे अंदर तक सहम गए। वास्तव में महत्वपूर्ण मतभेदों के कारण ही था कि पहला दिन इन देशों के राजनयिकों के बीच असहमतियों के बीच गुजरा। ड्रीम आइलैंड पर हालांकि बाहरी दुश्मन से निपटा जा चुका था, लेकिन सुरक्षा कारणों से द्वीप पर मार्शल लॉ नहीं हटाया गया था और लोगों को अभी भी अपने कमरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी।
इस बीच लू पिंगपिंग, उसके पिता वेन रो और यान क्यू के माता पिता अभी भी भूमिगत प्रयोगशाला में थे, जबकि यान फेई बगल के कमांड सेंटर में अपनी अगली कार्रवाई पर विचार कर रहा था। ड्रीम आइलैंड के समयानुसार आधी रात को ड्रोन का डेटा रिफ्रेश होना शुरू हुआ। कुछ ही पलों में ड्रोन के सभी आंकड़े पूरी तरह से बहाल हो गए और ड्रोन की युद्ध शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। इस क्षण से ड्रीम आइलैंड ने अपनी रक्षात्मक क्षमताएं पुनः प्राप्त कर ली और यान फी ने किसी भी दुश्मन पर विजय पाने का आत्मविश्वास और शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। अंधेरे में घिरे ड्रोन को अपने रूप के उजागर होने का जरा भी डर नहीं था। ऑक्सिलरी ब्रेन द्वारा नियंत्रित ड्रोन समुद्र तल से ऊपर उठा, फिर हवा में ऊपर उठा और तेजी से ड्रीम आइलैंड से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए आकाश में उड़ गया। चूंकि यान फेई ने मीडिया में समुद्री डाकू संगठन की पहचान का इस्तेमाल करते हुए एक धमकी भरा पत्र जारी किया था, इसलिए उसे अपनी बात पर अमल करना ही था। इस बार उसकी कार्रवाई इन तीनों देशों पर मिसाइल हमले करने की थी, ताकि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः एशिया के पूर्व में, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में और ओशिनिया के दक्षिण में स्थित हैं। उनके बीच की क्षेत्रीय दूरियां बहुत बड़ी हैं, लगभग 7,000 से 8,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। उन पर एक साथ हमला करने और उन्हें प्रतिक्रिया का समय न देने के लिए यान फेई को लंबी दूरी के हमलों के लिए AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें दागनी पड़ी। ड्रोन में सुधार के बाद AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 4,000 किलोमीटर तक पहुंच गई। इस प्रकार एक चतुर कोण चुनकर यान फेई तीनों देशों पर एक साथ मिसाइलें दाग सकता था। सहायक मस्तिष्क के पास पहले से ही पृथ्वी का एक पूरा मॉडल था। गणनाओं के बाद यान फेई को भूमध्य रेखा के उत्तर में प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक आदर्श मिसाइल प्रक्षेपण स्थल मिला, जो इस मिशन पर ड्रोन का गंतव्य भी था। freewebnovel.com। अपग्रेड के बाद यान फेई की ड्रोन पर प्रभावी नियंत्रण दूरी 10,000 किलोमीटर तक पहुंच गई। इसलिए वह ड्रोन के साथ नहीं गया, बल्कि ड्रीम आइलैंड पर ही रहा और मिसाइल प्रक्षेपण स्थल की ओर ड्रोन को दूर से नियंत्रित किया। गौरतलब है कि अंतरिक्ष में एक ऊर्जा हथियार मौजूद था। अगर ड्रोन पर उस ऊर्जा हथियार से हमला होता, तो ड्रोन के साथ चल रहा यान फेई पूरी तरह से मर जाता और सब कुछ खत्म हो जाता। 2 घंटे बाद ड्रोन ड्रीम आइलैंड से 6,000 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर उड़ गया और फिर उसने ऑस्ट्रेलिया की ओर 5 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें दागी। ड्रोन वापस लौटने लगा और 3,000 किलोमीटर वापस उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में 5 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें दागी। 15 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेपण के बाद ड्रोन ने अपनी वापसी यात्रा शुरू की। ड्रीम आइलैंड पहुंचने तक ड्रोन के ऊर्जा बिंदु कम हो रहे थे, केवल 15 लाख बिंदु शेष थे। हालांकि यान फेई का उद्देश्य पूरा हो चुका था। जब तक दुश्मन ड्रीम आइलैंड पर दोबारा हमला नहीं करता, तब तक ऊर्जा बिंदुओं की यह मात्रा अगले डेटा रिफ्रेश तक पर्याप्त रहेगी। 15 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों को प्रक्षेपित करने के बाद क्वांटम रडार द्वारा निर्देशित नहीं किया गया, बल्कि वे ऑक्सिलरी ब्रेन द्वारा नेविगेशन सिस्टम में डाले गए निर्देशांकों का अनुसरण करते हुए स्वचालित रूप से उड़ान भर गईं। इस हमले में यान फेई का उद्देश्य सटीक विनाश नहीं, बल्कि विरोधियों पर अत्यधिक दबाव डालना था, ताकि जब तक मिसाइलें दुश्मन की मातृभूमि तक पहुंचती रहें, उनका उद्देश्य पूरा हो जाए। इस हमले की सटीकता अधिक न होने के कारण ही क्वांटम रडार नेविगेशन का उपयोग नहीं किया गया, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा बिंदुओं की बचत हुई। 15 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें अपनी शक्तिशाली स्टील्थ क्षमताओं के कारण रात के आकाश में तेजी से उड़ी और किसी भी रक्षात्मक प्रणाली द्वारा पकड़ी नहीं जा सकी। ऑस्ट्रेलिया को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइलें, जो पहले दागी गईं, अपने गंतव्य पर पहुंची और हमले किए। हमले के लक्ष्य निर्धारित करते समय यान फेई ने यादृच्छिक निर्देशांक दर्ज किए थे, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वे ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में ही विस्फोटित होंगे। परिणामस्वरूप ये पांचों मिसाइलें बिना किसी व्यवधान के ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर पहुंच गईं। क्वांटम रडार के सटीक मार्गदर्शन के अभाव में AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों ने 4,000 किलोमीटर की लंबी उड़ान में मामूली विचलन का अनुभव किया, फिर भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कर्मियों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। 3 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों ने ऑस्ट्रेलिया के निर्जन क्षेत्रों पर हमला किया, जिससे किसी की जान या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अन्य 2 ने क्वींसलैंड के एक बड़े फार्म पर हमला किया, जिससे 3 काउबॉय और कई सौ मवेशी और भेड़ मारे गए। जापान पर निशाना साधते हुए 5 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों ने टोक्यो के पास एक जलाशय, 2 बंजर पहाड़ियों, एक सुदूर राजमार्ग और एक परित्यक्त स्कूल को निशाना बनाया।
इस समय जापान की किस्मत अच्छी थी क्योंकि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। जहां तक कनाडा पर हमला करने वाली 5 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों का सवाल है, वे वैंकूवर के बाहरी इलाके में एक पुल और समुद्र के किनारे एक छोटी जहाज मरम्मत की दुकान से टकराईं और बाकी निर्जन इलाकों में गिरीं। जापान की तुलना में कनाडा को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, जिससे वे ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा भाग्यशाली रहे। पुष्टि करने के बाद कि उसके द्वारा दागी गई AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों ने 3 देशों के भीतर लक्ष्यों को भेद दिया है, यान फेई ने एक बार फिर एक समुद्री डाकू संगठन का रूप धारण कर लिया और ऑक्सिलरी ब्रेन के माध्यम से इंटरनेट पर एक नई घोषणा पोस्ट की। उसने तीनों देशों पर हमलों के समय और संख्या का खुलासा किया, लेकिन हमलों के परिणामों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। पहले से ही चिंतित तीनों देशों ने हमलों के बाद जल्दी से अपने नुकसान का हिसाब लगाया। शुरुआत में यान फेई के धमकी भरे पत्र को लेकर संशय में रहने वाले हमलों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यान फेई मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीनों देशों पर जवाबी कार्रवाई करने को लेकर गंभीर थे। असली दिक्कत ये थी कि हमले शुरू करने के बाद यान फेई ने घटना का ब्यौरा और हमलों की संख्या ऑनलाइन जारी कर दी, जिससे पूरी दुनिया को तुरंत पता चल गया कि तीनों देशों पर हमला हुआ है। हालांकि कोई बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन हमले के निशाने पूरी तरह से बेतरतीब लग रहे थे, जिसका मतलब था कि कोई भी निश्चित नहीं था कि अगली मिसाइल किसके घर पर लगेगी। ये समझते हुए कि मिसाइल हमले का डर उनके नागरिकों में दहशत पैदा कर सकता है, तीनों देशों के नेता तुरंत चिंतित हो गए। वे न केवल ड्रीम आइलैंड से दागी गई मिसाइलों को रोकने में असमर्थ थे, बल्कि उन्हें मिसाइलों का पता लगाने में भी कठिनाई हो रही थी, जिससे वे हमलों के सामने शक्तिहीन हो गए। जब तक वे ड्रीम आइलैंड की शर्तों को नहीं मानते, तब तक उन्हें अपने वतन पर मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ता रहेगा। भयावह बात यह थी कि ड्रीम आइलैंड द्वारा इस्तेमाल की गई मिसाइलें बेहद शक्तिशाली थीं, एक ही मिसाइल एक छोटे से शहर को तबाह कर सकती थी। सौभाग्य से पहला मिसाइल हमला ज्यादातर कम आबादी वाले इलाकों में हुआ। अगर मिसाइलें घनी आबादी वाले इलाकों में फटती तो नतीजे अकल्पनीय होते। फिर आपस में खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करते हुए तीनों देशों को एक और भी भयावह सच्चाई का पता चला, उनके द्वारा झेले गए मिसाइल हमलों के समय में लगभग कोई अंतर नहीं था। इसका मतलब सिर्फ एक ही संभावना थी, ड्रीम आइलैंड के पास उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा कृत्रिम वेल थी, और ये पहले ही उनके देशों के पास के जलक्षेत्र में घुसपैठ कर चुकी थी, जिससे ड्रीम आइलैंड 3 दूर देशों पर एक साथ हमले करने में सक्षम हो गया। अपनी मातृभूमि पर हमले की तीव्र पीड़ा और विद्रोह की कगार पर खड़े अपने नागरिकों की वास्तविकता का सामना करते हुए तीनों देशों ने तुरंत ही सभी भ्रम त्याग दिए। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत बंद कर दी और ड्रीम आइलैंड से संपर्क किया, मिसाइल हमलों की भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए कीमत चुकाने को तैयार। इन देशों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी रडार सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदे गए थे। चूंकि उनके रडार सिस्टम आने वाली मिसाइलों का पता नहीं लगा सकते थे, इसलिए अमेरिकी रडार सिस्टम भी ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी रक्षा करने को तैयार भी होता, तो भी वह आने वाली मिसाइलों को रोक नहीं पाता, वे सिर्फ खोखले वादे ही कर सकते थे। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वादे बेकार थे, तो तीनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गए जो मिसाइल हमलों को वास्तव में हल कर सके। हालांकि यान फेई ने एक समुद्री डाकू संगठन की आड़ में धमकी भरा पत्र जारी किया था, लेकिन सभी जानते थे कि पर्दे के पीछे का असली मास्टरमाइंड असल में यान फेई ही था। अगर वे शांति चाहते थे, तो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सुरक्षा वादों पर निर्भर रहने के बजाय असली नियंत्रक यान फेई से बातचीत करनी होगी। संकट के दौरान संयुक्त बेड़े के पूर्ण विनाश और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शोषण के बाद तीनों देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका का असली चेहरा पूरी तरह से पता चल गया और यह भी कि उसके वादे कितने अविश्वसनीय थे। जल्द ही तीनों देशों के बातचीत के अनुरोध विभिन्न माध्यमों से यान फेई तक पहुंचे। यान फेई ने उनके अनुरोधों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्हें दरकिनार कर दिया। अगले दिन रात 8 बजे तक यान फेई ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तीनों देशों को यान फेई से कोई जवाब नहीं मिला और वे इस डर से और भी ज्यादा डर गए कि कहीं वह उन पर फिर से मिसाइल हमला न कर दे। आखिरकार अगले दिन रात के 8 बज चुके थे और अगर यान फेई नहीं माने, तो 4 घंटे से ज्यादा समय में उन्हें एक और मिसाइल हमले का सामना करना पड़ेगा। जब तीनों देशों ने सोचा कि यान फेई उन्हें बेरहमी से खत्म कर देगा, तब यान फेई ने आखिरकार जवाब दिया। यान फेई ने उत्तर दिया, मुझे आपके बातचीत के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालांकि मैं केवल एक मध्यस्थ हूं। आपकी बातचीत पर मेरी कोई राय नहीं है।
मैं दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर सकता हूं, लेकिन ऐसी बातचीत के लिए एक पूर्व शर्त है। आपने पहले ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों के विरुद्ध अमित्रतापूर्ण कार्रवाई की है, उन्हें बदनाम करके घरेलू स्तर पर प्रतिबंधित किया है, इसलिए आपको ड्रीम टेक्नोलॉजी से माफी मांगनी चाहिए। आपको अपने देश में ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों की सुरक्षा स्पष्ट करनी चाहिए और उन पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको ड्रीम टेक्नोलॉजी और हमारे घरेलू एजेंटों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। तीनों देश ड्रीम आइलैंड के साथ बातचीत करने के तरीकों पर पहले ही चर्चा कर चुके थे और आखिरकार यानफेई से जवाब पाकर राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, श्रीमान यानफेई, हम इस दौरान ड्रीम टेक्नोलॉजी को हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। हम ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों की सुरक्षा भी स्पष्ट कर सकते हैं और ड्रीम टेक्नोलॉजी के लिए बाजार फिर से खोल सकते हैं। हालांकि हमें उम्मीद है कि समुद्री डाकू संगठन मिसाइल हमले तुरंत बंद कर देगा और हमारे तीनों देशों को और नुकसान पहुंचाने से बचेगा। हम समुद्री युद्ध में बचे लोगों की खोज और बचाव के लिए जहाज भेजने की अनुमति भी मांगते हैं। 1 घंटे इंतजार करने के बाद यानफेई ने जवाब दिया, मैंने समुद्री डाकू संगठन से बात कर ली है, वे आपकी ईमानदारी से संतुष्ट हैं। इसलिए वे अगले 10 दिनों तक आप पर हमला न करने पर सहमत हैं। अब से आप अपने बचे हुए लोगों की तलाश और बचाव के लिए नागरिक जहाजों को युद्ध क्षेत्र में भेज सकते हैं, लेकिन किसी भी सैन्य जहाज को अनुमति नहीं है, न ही ड्रीम आइलैंड के प्रादेशिक जल के 200 किलोमीटर के भीतर प्रवेश की अनुमति है। अगले 10 दिन आपके बीच शांति वार्ता के लिए उपयुक्त होंगे। यदि आप 10 दिनों के भीतर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो वे उस अवधि के बाद आपकी मातृभूमि पर मिसाइल हमले फिर से शुरू कर देंगे। हालांकि उस समय दागी जाने वाली मिसाइलों की संख्या वर्तमान की तुलना में 5 गुना अधिक होगी और वे घनी आबादी वाले और औद्योगिक क्षेत्रों को निशाना बनाएंगी। यानफेई का सकारात्मक उत्तर पाकर तीनों देशों को आशा और आशंका दोनों महसूस हुई। उन्होंने तुरंत अपने जीवित सैनिकों की खोज और बचाव के लिए युद्ध क्षेत्र में नागरिक जहाज भेज दिए। हालांकि ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके थे, फिर भी समुद्र में कुछ बचे हुए थे। पहले यानफेई की अनुमति न होने के कारण वे खोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन अब अनुमति मिलने पर वे बचे हुए सैनिकों को बचाने के लिए उत्सुक थे। इसके बाद उन्होंने जल्द से जल्द बातचीत के लिए आधार रेखा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल बैठकें बुलाईं। उन्होंने आगे मिसाइल हमलों से बचने के साथ साथ राष्ट्रीय हितों की यथासंभव रक्षा करने का भी प्रयास किया। यात्रा का समय बचाने के लिए तीनों देशों के वार्ताकार पहले ही शंघाई पहुंच चुके थे और शहर से ड्रीम आइलैंड के लिए स्पीडबोट से रवाना होने के लिए तैयार थे। जैसे ही स्वदेश में बातचीत की शर्तें तय हो जाती, वे उन शर्तों के आधार पर विशिष्ट बातचीत शुरू करते। दिन बाद तीनों देशों की वार्ता टीमें आखिरकार ड्रीम आइलैंड पहुंची। तभी उनकी सरकारों ने ड्रीम आइलैंड के साथ वार्ता की शर्तों और अंतिम परिणामों पर तत्काल चर्चा की। इसके बाद वार्ता टीमों ने अपनी अपनी शर्तों और अंतिम परिणामों के आधार पर तुरंत वार्ता सिमुलेशन आयोजित किया और अपने कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न वार्ता रणनीतियां तैयार की। जब तक इन देशों की वार्ता टीमें ड्रीम आइलैंड पहुंची, तब तक द्वीप पर आपातकाल हटा लिया गया था, जिससे द्वीप के कर्मियों की स्वतंत्र आवाजाही और सामान्य व्यवस्था बहाल हो गई थी। ड्रीम आइलैंड के जलक्षेत्र के पास मंडरा रहे कुछ मालवाहक जहाज अब द्वीप पर खड़े थे, जहां माल चढ़ाया और उतारा जा रहा था। इसलिए जब तीनों देशों की वार्ता टीमें रिसेप्शन स्टाफ के साथ ड्रीम आइलैंड पहुंची, तो उन्होंने एक बेहद चहल पहल भरा विशाल कार्गो पोर्ट देखा। ये पोर्ट हर तरह के बड़े लोडिंग और अनलोडिंग उपकरणों से भरा हुआ था, जिनमें उच्च स्तर की स्वचालन क्षमता दिखाई दे रही थी। उदाहरण के लिए माल ढोने वाले ट्रक स्वचालित कारें थीं। हालांकि इनमें कोई मानव चालक नहीं थे, फिर भी ये वाहन स्मार्ट सिस्टम के नियंत्रण में तेजी और व्यवस्थित रूप से चलते थे और बिना किसी त्रुटि के उच्च स्तर की कार्यकुशलता प्रदर्शित करते थे। कार्गो बंदरगाह के पीछे विभिन्न प्रकार के नवनिर्मित गोदामों की एक श्रृंखला थी, जिनका उपयोग गैस शिपिंग कंटेनर माल के भंडारण के लिए किया जाता था। बंदरगाह का पूरा दृश्य देखकर तीनों देशों के लोग मन ही मन चकित रह गए। उन्होंने केवल आंखों से अनुमान लगाया और महसूस किया कि यह बंदरगाह विशाल है, संभवतः आकार में दुनिया का सबसे बड़ा। अपने स्वचालित लोडिंग और अनलोडिंग उपकरणों के साथ ये बंदरगाह जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो बंदरगाह बन सकता है। बंदरगाह के पीछे 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा एक बांध था, जो दूर तक फैला हुआ था और जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। बांध हर तरह के हरे भरे पौधों से ढका हुआ था, मानो किसी हरी भरी दीवार की तरह जो समुद्र के पानी से अंदरूनी इलाकों की रक्षा कर रही हो। बांध के भीतर ऊंची ऊंची इमारतें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं।
यान फेई द्वारा पहले गुमराह की गई पूरी दुनिया का मानना था कि ड्रीम आइलैंड वर्षों पहले डूबना बंद हो गया था और तेजी से समुद्र तल से ऊपर उठने लगा था। इसलिए वार्ताकारों ने कल्पना की कि भले ही ड्रीम आइलैंड ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया हो, लेकिन समय की कमी के कारण वह उजाड़ हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने ड्रीम आइलैंड पर कदम रखा तो उन्हें पता चला कि वह उजाड़ नहीं था। यान फेई ने रेगिस्तान से लाई गई रेत पर जो घास के बीज बिखेरे थे वे बहुत ही कम समय में जड़ पकड़ चुके थे और अंकुरित हो गए थे। वे तेजी से चारों दिशाओं में फैल गए। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 1 साल से भी कम समय में घास पूरे द्वीप पर फैल गई। घास न सिर्फ तेजी से बढ़ी बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उसके जीन में सुधार हुआ हो। वह तेजी से फल फूल रही थी और पहले से अलग दिख रही थी। हवा के साथ घास ने अपने बीज ड्रीम आइलैंड में फैला दिए, जिससे वह एक विशाल मैदान में बदल गया जिसने नीचे की पीली रेत को पूरी तरह से ढक दिया। यान फेई ने बाद में ड्रीम आइलैंड में जो पौधे रोपे वे न केवल जीवित रहे बल्कि उल्लेखनीय गति से बढ़े, इतने ऊंचे और मजबूत हुए मानो वे 1 दशक से भी ज्यादा समय से बढ़ रहे हों। घास की तरह इन पौधों के जीन में भी सुधार हुआ प्रतीत हुआ। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनका रूप बिल्कुल सही होता गया, मानो उनमें कोई विकास हुआ हो। freewebnovel.com। इन विविध पौधों की तेजी से बढ़ती संख्या ने जल्द ही ड्रीम आइलैंड को ढक लिया और उसे एक खूबसूरत बगीचे की तरह सजा दिया। एक नज़र में आपको हर जगह हरे भरे घास के मैदान और विशाल जंगल दिखाई दे रहे थे, एक भव्य दृश्य जो 2 साल से भी कम समय में विकसित हुए किसी समुद्री रेगिस्तानी द्वीप जैसा बिल्कुल नहीं था। freewebnovel.com। और यान फेई ने ड्रीम आइलैंड पर जानबूझकर जो झीलें बनाई थीं, उनमें चीन से लाई गई मछलियां और झींगे तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही समय में उनकी संख्या में भारी वृद्धि होने लगी। पौधों की तरह इन मछलियों और झींगों में भी अनुकूल परिवर्तन हुए और वे आश्चर्यजनक आकार के, जंगलीपन से भरपूर, न केवल अत्यधिक पौष्टिक बल्कि बेहद स्वादिष्ट भी हो गए। संयोग से वहां से गुजरते हुए कुछ प्रवासी पक्षियों को ड्रीम आइलैंड पर प्रचुर मात्रा में और स्वादिष्ट मछलियां और झींगे मिल गए। यह महसूस करते हुए कि उन्हें एक प्रचुर भोजन स्रोत मिल गया है, प्रवासी पक्षियों ने अपना प्रवास जारी रखने के बजाय यहीं बसने का फैसला किया। ड्रीम आइलैंड पर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए यान फेई ने लगातार चीन से जानवरों को स्थानांतरित किया, जिससे ड्रीम आइलैंड के लिए एक अनूठी और संपूर्ण खाद्य श्रृंखला का निर्माण हुआ। ड्रीम आइलैंड पर एक अद्भुत ऊर्जा थी जो न केवल पौधों की वृद्धि को तेज कर रही थी बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत लाभदायक थी। इसलिए ड्रीम आइलैंड पर आने वाला कोई भी जानवर वहां से जाना ही नहीं चाहता था। ड्रीम आइलैंड की अद्भुत ऊर्जा के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में स्थित ड्रीम आइलैंड में शीत ऋतु नहीं बल्कि पूरे वर्ष शीतोष्ण बसंत जैसा मौसम रहता था, जो जीवन के विकास के लिए अत्यंत अनुकूल था। यान फेई द्वारा ड्रीम आइलैंड में लाई गई भारी मात्रा में पीली रेत दोहरे प्रभाव के कारण जब इन तीनों देशों की वार्ता टीमें डॉक से निकलकर आधिकारिक तौर पर ड्रीम आइलैंड में दाखिल हुईं, तो वे ड्रीम आइलैंड के प्राकृतिक वातावरण को देखकर दंग रह गए। उन्होंने पहले भी उपग्रहों के जरिए ड्रीम आइलैंड की तस्वीरें देखी थीं, लेकिन ऐसा अवलोकन किसी स्थलीय निरीक्षण जैसा नहीं था। उनके सामान्य ज्ञान के अनुसार किसी नए विकसित द्वीप के लिए इस हद तक पर्यावरणीय परिवर्तन संभव नहीं होना चाहिए। अगर कोई ड्रीम आइलैंड पर पर्यावरणीय समायोजन भी करे तो 200 वर्ग किलोमीटर के बंजर द्वीप को इतनी जीवंत जगह में बदलने में कम से कम 20 साल लगेंगे। ड्रीम आइलैंड का वातावरण न केवल सुंदर और जीवन से भरपूर था बल्कि हवा भी ताज़ा थी, जो इसे एक शांत आश्रय बनाती थी जो मन को सुकून देती थी। जब से यान फेई ने द्वीप पर प्रदूषण के एकमात्र स्रोत थर्मल पावर स्टेशन को बंद किया था, तब से ड्रीम आइलैंड की हवा फिर कभी प्रदूषित नहीं हुई और द्वीप की वायु गुणवत्ता उत्तम बनी रही। जब तक बारिश नहीं होती, द्वीप पर हमेशा नीला आसमान और सफेद बादल दिखाई देते थे। ड्रीम आइलैंड के प्राकृतिक वातावरण में आए बड़े बदलावों से स्तब्ध इन देशों के वार्ताकारों ने अवचेतन रूप से द्वीप पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के शुरुआती चरणों को नजरअंदाज कर दिया। ड्रीम टेक्नोलॉजी के रिसेप्शन स्टाफ द्वारा गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली 3 मंजिला इमारत में बसने और ये बताए जाने के बाद कि औपचारिक बातचीत शाम 8 बजे होगी, वे वास्तविकता में वापस लौटे और बातचीत को आगे बढ़ाने के तरीके पर तुरंत चर्चा करने लगे। शाम 6 बजे जब इन वार्ताकारों को गेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में साथ में खाना खाने के लिए बुलाया गया, तो उन्हें पता चला कि चीनी व्यंजनों के अलावा वहां और कोई खाना उपलब्ध नहीं था। उन्होंने सामूहिक रूप से विरोध किया और मांग की कि गेस्ट हाउस अंतर्राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार पश्चिमी व्यंजन उपलब्ध कराए। हालांकि रेस्टोरेंट के वेटिंग स्टाफ ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया।
वेटर ने बड़ी सफाई से कहा कि यह ड्रीम आइलैंड है और ड्रीम आइलैंड के मालिक यान फेई चीनी हैं और मुख्य रूप से चीनी लोगों की मेजबानी करते हैं। इसलिए यहाँ केवल चीनी व्यंजन ही उपलब्ध हैं, पश्चिमी व्यंजन नहीं, और वे पश्चिमी व्यंजन परोसने में कोई अपवाद नहीं करेंगे। अगर वे चीनी व्यंजन नहीं खाना चाहते तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। वार्ताकारों को यह नहीं पता था कि पश्चिमी व्यंजनों का मुद्दा यान फेई ने जानबूझकर प्रभुत्व दिखाने के लिए उठाया था ताकि बातचीत के दौरान बढ़त हासिल की जा सके। लेकिन चूंकि वे किसी और के घर में थे, इसलिए उनके पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आगामी वार्ता के लिए अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए उन्होंने अनिच्छा से चीनी व्यंजन खाने का फैसला किया। हालांकि उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि ड्रीम आइलैंड पर चीनी व्यंजन असाधारण रूप से स्वादिष्ट लग रहे थे। यह उनकी पसंद का था, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें वह चिकनाई और तीखा स्वाद नहीं था जो उन्हें चीनी भोजन से जुड़ा लगता था। ड्रीम आइलैंड पर चीनी व्यंजन यान फेई के संशोधन के बाद एक उन्नत नया चीनी व्यंजन बन गया। जब सहायक मस्तिष्क वजन घटाने वाली कुकीज के घटकों का अनुमान लगा रहा था, तब उसने स्वादिष्ट भोजन के लिए मानव स्वीकृति सीमा पर आंकड़े एकत्र किए थे, जिससे स्वाद के बारे में मानवीय धारणाओं की जानकारी मिली। इस आंकड़े के आधार पर स्वादिष्ट वजन घटाने वाली कुकीज तैयार की गईं। फिर यान फेई ने सहायक मस्तिष्क से इस आंकड़े से कई उपयोगी मसालों का अनुमान लगाया। इन मसालों का अपने आप में कोई प्रभाव नहीं था और इनमें कोई हानिकारक तत्व नहीं थे। इनका एकमात्र उद्देश्य स्वाद बढ़ाना और साधारण भोजन को स्वादिष्ट बनाना था। ये मसाले प्राप्त करने के बाद यान फेई ने प्रयोग के लिए कई चीनी व्यंजन रसोइयों को इकट्ठा किया और कुछ चिकनाए और भारी मसालों वाले तरीकों को छोड़कर चीनी व्यंजनों को बेहतर बनाने की एक बिल्कुल नई तकनीक विकसित की। यह नया चीनी व्यंजन ड्रीम आइलैंड पर लोकप्रिय हो गया और व्यापक रूप से इसका स्वागत किया गया। इसलिए यान फेई का इरादा वार्ताकारों को उनकी औकात बताने का नहीं था, वह बस उन्हें चीनी व्यंजनों के स्वाद का आनंद दिलाना चाहते थे। शाम 7:30 बजे एक बैटरी कार आई जो वार्ताकारों को विभिन्न देशों से ड्रीम आइलैंड स्थित ड्रीम टेक्नोलॉजी के नए मुख्यालय ले गई तथा फिर उन्हें 8वीं मंजिल पर स्थित सम्मेलन कक्ष में ले गई, जो उनकी वार्ता का स्थल था। जब तीनों देशों के वार्ताकार सम्मेलन कक्ष में दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि विशाल कमरे में केवल 2 लोग बैठे थे। एक थे यान फेई और उनके बगल में एक साधारण सी दिखने वाली युवती बैठी थी, लेकिन उसके सामने कलम और नोटबुक के साथ साथ कुछ दस्तावेज भी थे। वह या तो यान फेई की दुभाषिया थी या बैठक की रिकॉर्डिंग करने वाली। जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ यह वार्ता ड्रीम आइलैंड के भविष्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यान फेई को लू पिनपिन को भी इसमें शामिल करना चाहिए था, लेकिन इस बार यान फेई ने एक समुद्री डाकू संगठन का बहाना बनाया था, जिससे इन तीनों देशों को भी भारी नुकसान हुआ था। इसलिए अंतिम वार्ता में यान फेई ने लू पिनपिन को शामिल नहीं किया। आखिरकार एक बार समुद्री डाकू संगठन से जुड़ जाने के बाद लू पिनपिन को भी उसका हिस्सा माना जा सकता था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इसलिए लू पिनपिन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए यान फेई ने उसे बातचीत में शामिल न करने का फैसला किया। लू पिनपिन को खुद इसमें कोई आपत्ति नहीं थी और वह इसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार थी। हालांकि यान फेई के समझाने पर उन्होंने समझौता करने का फैसला किया। फिर भी बातचीत शुरू होने से पहले यान फेई ने बातचीत की शर्तों और वांछित परिणामों को अंतिम रूप देने के लिए लू पिनपिन के साथ गहन विचार विमर्श किया। तीनों देशों के प्रतिनिधियों को सम्मेलन कक्ष में प्रवेश करते देख यान फेई ने भावशून्य चेहरे के साथ सामने की सीटों की ओर इशारा करते हुए कहा, सज्जनों, कृपया अपनी सीटें ग्रहण करें। इन तीनों देशों के वार्ताकार बातचीत में शामिल होने के लिए अपने दो सहयोगी लेकर आए थे। खुद को मिलाकर अब यान फेई के सामने 9 लोग बैठे थे, जिससे उनका पक्ष थोड़ा अलग थलग और संख्या में कम लग रहा था। जब सभी लोग बैठ गए तो यान फेई सीधे मुद्दे पर आ गए। देवियों और सज्जनों, मैंने आपकी जानकारी देख ली है और मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे भी जानते हैं, इसलिए परिचय में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यान फेई ने चीनी भाषा में बात की और फिर उनके बगल में बैठी युवती ने तीनों देशों के वार्ताकारों के लिए उनके शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस युवती का नाम हुआंग लिन था और वह लू पिनपिन द्वारा यान फेई के लिए विशेष रूप से नियुक्त अनुवादक थी। वह बैठक की रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। चीनी के अलावा यान फेई ने अंग्रेजी, जापानी और इतालवी भाषाओं में भी महारत हासिल कर ली थी। ये सभी भाषाएं उसने ड्रोन की ज्ञान संचार क्षमता के जरिए तुरंत सीख ली थीं। इन तीनों भाषाओं में दक्षता के मामले में दुनिया में यान फेई से ज्यादा कुशल कोई नहीं था।
वर्तमान दुनिया में अंग्रेजी बातचीत की प्राथमिक भाषा बनी हुई थी और यान फेई की अंग्रेजी वहां मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर थी। हालांकि यह एक औपचारिक बातचीत होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजी में नहीं बल्कि चीनी में बात करने का फैसला किया और फिर अपने अनुवादक से अंग्रेजी अनुवाद करवाया। तीनों देशों के वार्ताकार उत्साहित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यान फेई परिचयात्मक प्रक्रिया को छोड़कर सीधे मुख्य विषय पर आ जाएंगे। इस कदम ने उनकी वार्ता की रणनीति को भी कमजोर कर दिया, क्योंकि परिचय के दौरान बातचीत और पूछताछ के लिए उनके पास कई तरीके थे, जिन्हें यान फेई ने अचानक छोड़ दिया, जिससे उनकी लय बिगड़ गई। हालांकि चूंकि आज की वार्ता का नेतृत्व यान फेई कर रहे थे, इसलिए उनके पास लगातार उनके नियमों के अनुसार चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यान फेई ने कहा, सबसे पहले मुझे ये स्पष्ट करना होगा कि आप दो समुद्री डाकू संगठनों ब्लैकबीयर्ड और कैप्टन मॉर्गन के साथ बातचीत कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं। यान फेई, मैं तो बस एक मध्यस्थ हूं जो आपके और समुद्री डाकू संगठनों के बीच सूचनाएं पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हूं। इसलिए अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे न पूछें, मुझे कुछ नहीं पता। सभी लोग यान फेई से कुछ हद तक घृणा करते थे, क्योंकि वे दोनों समुद्री डाकू संगठन पूरी तरह से काल्पनिक थे। फिर भी यान फेई इस कहानी पर अड़ा रहा और बातचीत से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। हालांकि चूंकि वे सभी राजनयिक और वार्ताकार थे और एक ही बेशर्मी की भावना से संपन्न थे, इसलिए यान फेई के बयान से उन्हें एक अजीब सी सौहार्दपूर्ण भावना महसूस हुई। जापान से आए एक वार्ताकार ने आगे बढ़कर पूछा, श्रीमान यान फेई, हम सभी इस वार्ता में अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और हमने पहले ही आपके स्वागत स्टाफ को अपने प्राधिकरण पत्र सौंप दिए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके पास समुद्री डाकू संगठनों के विचारों का प्रतिनिधित्व करने का पूर्ण अधिकार है? ये औपचारिक वार्ता का एक आवश्यक हिस्सा था, दोनों पक्षों की पहचान की पुष्टि करने के लिए। यान फेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने पहले ही बातचीत के लिए आपकी योग्यता की पुष्टि कर दी है और निश्चित रूप से मैं आपके साथ बातचीत में समुद्री डाकू संगठनों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। हालांकि मेरे पास प्राधिकरण पत्र नहीं है। जापानी वार्ताकार ने अजीब तरीके से कहा, चूंकि आप श्रीमान यान फेई हैं, इसलिए आपकी स्थिति अलग है और हम सभी आपके शब्द पर भरोसा करते हैं, प्राधिकरण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। यान फेई ने आगे कहा, जब तक आपकी शर्तें समुद्री डाकू संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, मैं तुरंत आपकी बातचीत की सफलता की घोषणा कर सकता हूं। आप समुद्री डाकू संगठनों के साथ युद्ध की स्थिति को समाप्त कर देंगे और स्वाभाविक रूप से अब उनके मिसाइल हमलों के अधीन नहीं रहेंगे। लेकिन इन वार्ताओं को शुरू करने से पहले मुझे आपके तीन देशों और ड्रीम टेक्नोलॉजी के बीच के मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। घाना के वार्ताकार ने कहा, श्री यान फेई, हमारे देश के सरकारी विभाग ने ड्रीम टेक्नोलॉजी से आवश्यक माफी मांग ली है और आपके उत्पादों की सुरक्षा को स्पष्ट कर दिया है। साथ ही आपके अनुरोध के अनुसार उन पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए हैं। हमने वह सब कर दिया है। यान फेई ने कहा, सही कहा, मैंने आपकी ईमानदारी देखी है। लेकिन आप एक बात भूल गए हैं कि आपको ड्रीम टेक्नोलॉजी को आर्थिक मुआवजा देना होगा। अब तक मैंने आपसे कोई मुआवजा नहीं देखा है। ऑस्ट्रेलियाई वार्ताकार ने कहा, श्रीमान यान फेई, आपने मुआवजे की राशि निर्दिष्ट नहीं की, जिसे केवल वार्ता के दौरान ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर मुआवजे में देरी कर रहे हैं। श्री यान फेई ने कहा, ऐसी स्थिति में औपचारिक बातचीत शुरू करने से पहले मुआवजे की राशि तय कर ली जाए। जापानी वार्ताकार ने पूछा, श्री यान फेई, इस मुआवजे की राशि का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए? अपने हाथ की एक लहर से उनके बगल में बैठे हुआंग लिन ने मेज से कागजों का एक ढेर उठाया और उन्हें तीनों देशों की वार्ता टीमों में वितरित कर दिया। श्री यान फेई ने कहा, चूंकि आपके देशों ने ड्रीम टेक्नोलॉजी के विरुद्ध गंभीर भड़काऊ कार्य किए हैं और आपके उकसावे के कारण ड्रीम टेक्नोलॉजी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, इसलिए आपको ड्रीम टेक्नोलॉजी को मुआवजा देना होगा। आपको प्राप्त आंकड़ों में इस बार ड्रीम टेक्नोलॉजी को हुए नुकसान का विस्तृत विवरण और आपको देय मुआवजे की राशि शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि ने आंकड़ों पर नजर डाली और तुरंत चौंक गया। उसने कहा, श्रीमान यान फेई, ऑस्ट्रेलिया को 10 अरब अमेरिकी डॉलर क्यों देने चाहिए? आपने इस राशि की गणना कैसे की? ध्यान रखें कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल आपकी कंपनी के केवल 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के उत्पाद बेचे थे। इस बार हमने आपके केवल एक उत्पाद पर, और वह भी केवल 1 महीने के लिए, प्रतिबंध लगाया है। इससे आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। तो फिर इतना बड़ा मुआवजा क्यों? श्री यान फेई हंसे और बोले, जैसा कि आपने अभी बताया, ये पिछले साल की बिक्री का आंकड़ा है।
जिस समय आपने हमारी कंपनी के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था, वह वास्तव में हमारे उत्पादों की बिक्री के चरम सीजन के दौरान था। 2 साल तक नींव रखने के बाद उस महीने हमारे उत्पादों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आना चाहिए था, जिससे कम से कम 50 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होना चाहिए था। अब आपके प्रतिबंध के कारण हमें 50 अरब अमेरिकी डॉलर की बिक्री का नुकसान हुआ है, जिसमें से हमारे लाभ का नुकसान कम से कम 20 अरब अमेरिकी डॉलर है। आपसे 10 अरब अमेरिकी डॉलर का मुआवजा मांगना पहले से ही काफी उचित है। ऑस्ट्रेलियाई वार्ताकार के चेहरे का रंग उड़ गया। श्री यान फेई के शब्द कुछ ज्यादा ही दबंग और तर्कहीन लग रहे थे। आप चाहे जैसे भी आकलन करें, ऑस्ट्रेलिया एक महीने में ड्रीम टेक्नोलॉजी के 50 अरब अमेरिकी डॉलर के उत्पाद नहीं बेच सकता और इस तरह ड्रीम टेक्नोलॉजी को 20 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनके आर्थिक विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार प्रतिबंध के कारण ऑस्ट्रेलिया में ड्रीम टेक्नोलॉजी का नुकसान 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास भी नहीं पहुंचा। श्री यान फेई ने एक बयान में नुकसान को 100 गुना बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा, श्री यान फेई, मेरा मानना है कि किसी पेशेवर को विशिष्ट आर्थिक नुकसान का आकलन करना चाहिए। श्री यान फेई के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ड्रीम आइलैंड के हमारे लोग पेशेवर नहीं हैं? उस क्षण ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि ने श्री यान फेई की ओर से आ रहे जबरदस्त दबाव को महसूस किया और कुछ डर गए। उन्होंने तुरंत कहा, श्री यान फेई, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा कहना यह है कि हम दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर विस्तृत बातचीत कर सकते हैं। श्री यान फेई ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऑस्ट्रेलिया मेरी शर्त पूरी नहीं कर सकता तो फिर आप इन वार्ताओं में भाग ही न लें। हम आपके वार्ता प्रस्ताव के बारे में पायरेट संगठन को सूचित नहीं करेंगे। आपका प्रस्ताव प्राप्त किए बिना पायरेट संगठन आज रात ऑस्ट्रेलिया पर मिसाइल हमला फिर से शुरू कर देगा। हालांकि इस बार उनके हमले की तीव्रता काफी बढ़ जाएगी और उनका निशाना संभवतः घनी आबादी वाला सिडनी शहर होगा। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि चिंतित हो गए और बोले, क्या समुद्री डाकू संगठन ने 10 दिन पहले युद्ध विराम की घोषणा नहीं की थी? अभी तो 3 दिन भी नहीं हुए हैं, वे अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? श्री यान फेई ने व्यंग्य किया, चूंकि वे एक समुद्री डाकू संगठन है, इसका मतलब है कि वे बेरहम गुंडे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि गुंडों का एक झुंड अपनी बात रखेगा? वे अराजकता और आज़ादी चाहते हैं। चूंकि तुम मेरी मांगें पूरी नहीं कर रहे हो, इसलिए उन्हें लगेगा कि तुम में ईमानदारी की कमी है। वे अपमानित महसूस करेंगे और निश्चित रूप से दोगुनी ताकत से हमला करेंगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, बेहतर होगा कि तुम अपनी किस्मत के लिए प्रार्थना करो। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा, श्री यान फेई, मैं अपने घरेलू अधिकारियों से संपर्क करने के लिए अवकाश का अनुरोध करता हूं। जो दोस्त इस किताब को दूसरी वेबसाइट्स पर पढ़ रहे हैं, अगर हो सके तो लेखक का समर्थन करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पर आएं। चाहे इसे इकट्ठा करना हो, इसकी सिफारिश करना हो या इसकी सदस्यता लेना हो, ये सब लेखक को लिखते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। शुक्रिया। यान फेई ने आक्रामक रुख अपनाया और ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि को तब तक घेरे रखा जब तक उनके पास घर वापस आकर निर्देश लेने के लिए अवकाश मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यान फेई ने ठंडी खींच भरी कनाडाई और जापानी वार्ता प्रतिनिधियों की ओर मुड़कर कहा, आपका क्या आपको भी मुआवजे की राशि पर आपत्ति है? कनाडा का बाजार आकार लगभग ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, इसलिए उनकी मुआवजा राशि भी उतनी ही है, जो 10 अरब अमेरिकी डॉलर है। चूंकि जापान का बाजार काफी बड़ा है, इसलिए उनकी मुआवजा राशि काफी ज्यादा है, कुल मिलाकर 50 अरब अमेरिकी डॉलर। मूल रूप से उनकी योजना के अनुसार वे ड्रीम आइलैंड को कोई मुआवजा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और अगर अनिच्छा से उन्हें मुआवजा देना भी पड़ा तो वे उस राशि को 1 अरब अमेरिकी डॉलर से कम रखने पर अड़े थे। किसने सोचा होगा कि यान फेई द्वारा मांगी गई मुआवजा राशि इतनी ज्यादा होगी, और इसके अलावा यान फेई जरा भी नहीं झुकेगा, यहां तक कि खुली धमकियों का भी सहारा लेगा। वे सभी यान फेई के मिसाइल हमलों से डरे हुए थे, लेकिन उनके पास मौके पर फैसला लेने का अधिकार नहीं था, न ही वे उस जिम्मेदारी को लेने की हिम्मत कर पा रहे थे। उनके पास घर वापस रिपोर्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस प्रकार कनाडाई और जापानी वार्ता प्रतिनिधियों ने भी कहा, हम अपनी मातृभूमि के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए एक अस्थायी अवकाश का भी अनुरोध करते हैं। यान फेई ने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए मुर्गे को मारकर बंदर को डरा दिया, और उसने पड़ोसी जापान और कनाडा को तुरंत डरा दिया। चूंकि यान फेई ने सिडनी पर हमला करने की हिम्मत की थी, इसलिए वह टोक्यो और टोरंटो पर भी हमला कर सकता था। ये शहर उनके देशों के लिए बेहद अहम है। अगर उन पर मिसाइल हमला होता तो उनके देश अराजकता में डूब जाते।
इसलिए उन्होंने मुआवजे की रकम को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय यानफेई की मांगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वापस भेज दिया ताकि वे फैसला ले सकें। ये देखकर कि हर कोई एक अस्थायी अवकाश का अनुरोध कर रहा था, यानफेई ने कहा, अगर ऐसा है तो चलो 1 घंटे का अवकाश लेते हैं। अगर मुझे 1 घंटे में संतोषजनक मुआवजा राशि नहीं मिलती है तो यह वार्ता सत्र समाप्त हो जाएगा और मैं अब समुद्री डाकू संगठन के साथ आपके मामलों में खुद को शामिल नहीं करूंगा। यानफेई का आशय बिल्कुल स्पष्ट था, अगर उसे मांगी गई मुआवजा राशि नहीं मिली तो बातचीत खत्म हो जाएगी और तीनों देशों पर पायरेट ऑर्गेनाइजेशन के मिसाइल हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। हालांकि उसने पायरेट ऑर्गेनाइजेशन से अपना कोई संबंध न होने का दावा किया, लेकिन सभी समझ गए थे कि यह कथित पायरेट ऑर्गेनाइजेशन एक दिखावा था और मिसाइल हमलों के पीछे असली अपराधी यानफेई ही था जिसके पास फैसला लेने का असली अधिकार था। freewebnovel.com। दुर्भाग्य से इन तीनों देशों के पास यानफेई के गुप्त मिसाइल हमलों का मुकाबला करने का कोई उपाय नहीं था और चूंकि यानफेई किसी के बहकावे में नहीं आता था, इसलिए वे उसे किसी भी गलत कदम पर पकड़ नहीं पाए। उनकी पहले की सभी सफल वार्ता रणनीतियां विफल हो गईं, जिससे उनके पास यानफेई की धमकियों के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने न तो जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत की और न ही यानफेई की असली पहचान उजागर की, जो उनके लिए बेहद शर्मनाक था। अवकाश के बाद तीनों देशों के वार्ताकार तुरंत यानफेई द्वारा व्यवस्थित विश्राम कक्ष में गए और सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करके अपने अपने देशों से संपर्क किया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। यानफेई द्वारा उन्हें केवल 1 घंटे का अवकाश दिए जाने के कारण इन देशों के पास समय की कमी थी और वे गोपनीयता की परवाह नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें यानफेई द्वारा उपलब्ध कराए गए कमरे से ही रिपोर्ट करनी थी। वार्ता शुरू होने के बाद से ही तीनों देशों के उच्च अधिकारी वार्ता में नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत रहने और वार्ता में आए बदलावों के आधार पर उचित उपाय तैयार करने के लिए एकत्रित हो रहे थे। हालांकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उनके प्रतिनिधि वार्ता शुरू होते ही अपने देश से मदद मांगने लगेंगे, क्योंकि उन्हें शुरू से ही मुआवजे के पेचीदा मुद्दे का सामना करना पड़ा था। तीनों देश आर्थिक रूप से विकसित थे और अगर वे अपनी कमर कस लें तो मुआवजे की रकम चुका सकते थे। अगर इस रकम का भुगतान करने से बातचीत खत्म हो जाती और शांति स्थापित हो जाती तो वे स्वाभाविक रूप से ऐसा करने को तैयार थे। लेकिन औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई थी और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आधिकारिक वार्ता के बाद यानफेई क्या शर्तें पेश करेंगे, जिससे वे दुविधा में पड़ गए। उन्हें डर था कि इस शर्त को मानने से यानफेई और भी ज्यादा मांगे करने लगेंगे। फिर भी निर्धारित अवकाश समाप्त होने से पहले वे यानफेई द्वारा प्रस्तावित मुआवजे की राशि पर सहमति बनाने पर पहुंच गए। इसलिए जब अवकाश समाप्त हुआ और वार्ता पुनः शुरू हुई तो तीनों देशों के प्रतिनिधि ड्रीम टेक्नोलॉजी को मुआवजा देने पर सहमत हो गए। जापान 50 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा प्रत्येक 10 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेंगे। ड्रीम टेक्नोलॉजी को मुआवजा देने की राशि तय होने के बाद यानफेई ने बातचीत की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा कर दी। इस प्रकार कम से कम अगले 8 दिनों तक पायरेट ऑर्गेनाइजेशन उन 3 देशों की मातृभूमि पर मिसाइल हमले नहीं करेगा। जैसे ही वे औपचारिक वार्ता में शामिल हुए, जापानी प्रतिनिधि ने कहा, श्री यानफेई, अब हम दूसरे पक्ष से शांति की शर्तें सुनना चाहते हैं। लेकिन यानफेई ने शांति की शर्तों को सीधे तौर पर नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, आप ये युद्ध हार चुके हैं, क्या आप इस परिणाम को स्वीकार करने को तैयार हैं? तीनों देशों के प्रतिनिधि एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर एक साथ सिर हिलाकर कहा, हाँ, हम इस युद्ध में हारे हुए हैं। तीनों देशों द्वारा गठित संयुक्त बेड़े का सफाया हो गया, जबकि ड्रीम आइलैंड ने केवल एक कृत्रिम वेल खोई और उसके तुरंत बाद एक दूसरी कृत्रिम वेल प्रकट हुई। हालांकि तीनों राष्ट्र हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन शक्तिशाली ड्रीम आइलैंड के सामने वे खुलेआम झूठ नहीं बोल सकते थे और ये दावा नहीं कर सकते थे कि वे हारे नहीं हैं। यानफेई ने कहा, चूंकि आप सभी युद्ध में हारने वाले होने की बात स्वीकार करते हैं, इसलिए शांति की संभावना के लिए आपको पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। पहली कीमत है। तीनों देशों के प्रतिनिधियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि वे यानफेई की प्रस्तावित शर्तों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हीं शर्तों से उनके देशों को होने वाले नुकसान की सीमा का निर्धारण होगा। यानफेई ने कहा, विशेष रूप से ड्रीम आइलैंड के चारों ओर 1000 किलोमीटर के दायरे में आपके तीनों देशों की नौसेनाओं का कोई निशान दिखाई नहीं देगा जिसमें अर्धसैन्य उद्देश्यों वाले कोई भी जहाज शामिल हैं। ड्रीम आइलैंड के 500 किलोमीटर के भीतर के हवाई क्षेत्र में आपके तीनों देशों का कोई भी उड़ान वाहन, जिसमें नागरिक वाहन भी शामिल हैं, दिखाई नहीं देगा।
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ड्रीम आइलैंड तीनों ही बहुत दूर हैं, एक दूसरे से 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। भारी नुकसान झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की नौसेनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे बिना किसी कारण के ड्रीम आइलैंड के समुद्री और हवाई क्षेत्रों के पास जाने का साहस नहीं करेंगे। इसलिए ये शर्त उनके लिए अप्रासंगिक थी और उन्होंने तुरंत कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इस शर्त से पूरी तरह सहमत हैं। जापानी वार्ताकारों ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन ड्रीम आइलैंड के चारों ओर 1000 किलोमीटर का क्षेत्र पहले से ही जापान के जलक्षेत्र के बहुत करीब है। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि युद्धपोत और अन्य सैन्य जहाज इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारी मछली पकड़ने वाली नावें अपने पारंपरिक मछली पकड़ने के मैदानों में मछली पकड़ सकेंगी क्योंकि यही उनकी आजीविका है। यान फेई ने जवाब दिया, पूरी दुनिया आपके व्हेलिंग जहाजों के कुकृत्यों से वाकिफ है, इसलिए आपके मछुआरों की गुणवत्ता भी ज्यादा अच्छी नहीं है। इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, उन्हें इन जल क्षेत्रों में प्रवेश करने की मनाही है और वे वहां मछली नहीं पकड़ सकते। जापानी प्रतिनिधि को अभी भी बहस करते देख यान फेई ने आगे कहा, भविष्य में ड्रीम आइलैंड पूरी दुनिया के साथ व्यापार करेगा और उसे विशाल समुद्री परिवहन क्षमता की आवश्यकता होगी। यदि आपके मछुआरे मछली पकड़ने के बिना जीवित नहीं रह सकते तो आप उन्हें एकजुट करके एक परिवहन जहाज का बेड़ा बना सकते हैं जो ड्रीम आइलैंड के आसपास समुद्री परिवहन में हमारी मदद करेगा। यान फेई की बातें सुनने के बाद जापानी वार्ताकार के पास कहने को कुछ नहीं बचा। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई प्रतिनिधियों ने तुरंत कहा, श्रीमान यान फेई, क्या हमारी परिवहन कंपनियां भी ड्रीम आइलैंड के लिए समुद्री परिवहन में भाग ले सकती हैं? यान फेई ने उत्तर दिया, बेशक, जब तक आप हमारी शर्तों को पूरा करते हैं, आपके तीनों देशों के परिवहन बेड़े हमारे परिवहन अनुबंधों को पूरा कर सकते हैं। तीनों देश आखिरकार संतुष्ट हो गए। वे ड्रीम आइलैंड के आसपास के समुद्री और हवाई क्षेत्रों से बाहर ही रहेंगे और फिर भी वे अपने अपने देशों के लिए परिवहन अनुबंध हासिल करने में कामयाब रहे। यह उपलब्धि शिपिंग उद्योग की मौजूदा औसत दर्जे की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से मूल्यवान है और इसे उनकी योग्यता भी माना जा सकता है। हालांकि जापानी वार्ताकार को अचानक एक समस्या सूझी और उसने कहा, इस बार ड्रीम आइलैंड की हमारी यात्रा के लिए शंघाई, चीन में एक क्रूज जहाज के माध्यम से स्थानांतरण की आवश्यकता थी, जो बहुत असुविधाजनक और समय लेने वाला है। भविष्य में समय बचाने के लिए क्या हम ड्रीम आइलैंड के लिए क्रूज जहाज और हवाई यात्रा मार्ग खोल सकते हैं? यान फेई ने जवाब दिया, समुद्री और हवाई यात्रा दोनों को खोला जा सकता है, लेकिन उन्हें हमारी मंजूरी और संचालन लाइसेंस मिलना चाहिए। आपको हमारे निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी अनधिकृत जहाज और हवाई जहाज के भाग्य के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। ड्रीम आइलैंड अंततः दुनिया के लिए खुल जाएगा, निस्संदेह वैश्विक हवाई मार्ग और समुद्री मार्ग शुरू करेगा। हालांकि ड्रीम ट्रांसपोर्टेशन अकेले परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए विदेशी विमानन और शिपिंग कंपनियों को निश्चित रूप से लाया जाएगा। लेकिन ड्रीम आइलैंड इनकी योग्यता की समीक्षा करेगा और केवल ड्रीम आइलैंड द्वारा अनुमोदित हवाई जहाजों और जहाजों को ही अपने क्षेत्रीय जल में प्रवेश की अनुमति होगी। जो भी अन्य जहाज बिना कारण ड्रीम आइलैंड के क्षेत्रीय जल में प्रवेश करेंगे, उन्हें यानफी द्वारा एक समुद्री डाकू संगठन की आड़ में नष्ट कर दिया जाएगा। राहत महसूस करते हुए जापानी वार्ताकार ने कहा, ऐसी स्थिति में हमें कोई आपत्ति नहीं है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के उत्सुक प्रतिनिधियों को बोलने के लिए तैयार देखकर यान फेई ने कहा, आप दोनों देशों के लिए भी यही बात है। आपकी घरेलू विमानन और शिपिंग कंपनियां भी ड्रीम आइलैंड के लिए परिवहन मार्गों के लिए आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते कि वे ड्रीम आइलैंड के प्रबंधन का पालन करें। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के वार्ताकारों ने कहा, हमें इस बिंदु पर भी कोई आपत्ति नहीं है। यान फेई ने आगे कहा, चूंकि पहली बात पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं दूसरी शर्त बता दूं। चूंकि आपके देशों ने ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध लगाया है और उन्हें बदनाम किया है, इसलिए आपके देशों को ड्रीम आइलैंड की मैत्रीपूर्ण सहयोग निर्देशिका में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा, कम से कम अगले 2 वर्षों तक तो नहीं। हम तब तक इस मामले पर चर्चा नहीं करेंगे। जापानी वार्ताकार घबराया, श्रीमान यान फेई, हम आपकी कंपनी के सभी नुकसानों की भरपाई करने के लिए पहले ही सहमत हो चुके हैं और आपके द्वारा निर्धारित निश्चित समुद्री क्षेत्रों में प्रवेश न करने पर भी सहमत हो गए हैं। ये हमारी ईमानदारी को दर्शाता है, फिर आप हमें ड्रीम आइलैंड की मैत्रीपूर्ण सहयोग निर्देशिका से बाहर क्यों रख रहे हैं? ये मैत्रीपूर्ण सहयोग निर्देशिका ड्रीम आइलैंड की एक नीति है जो सूचीबद्ध देशों के नागरिकों को ड्रीम आइलैंड के लाइलाज बीमारी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति देती है।
इस निर्देशिका से बाहर होने का मतलब है कि उनके धनी नागरिक असाध्य रोगों के इलाज की उम्मीद खो देंगे, जो इन 3 देशों के धनी लोगों के लिए अस्वीकार्य है। अगर असाध्य रोगों से पीड़ित धनी और प्रभावशाली नागरिक उम्मीद खो देते हैं, तो प्रतिनिधियों के घर लौटने पर उनका सफाया हो जाएगा। ड्रीम आइलैंड के उत्पादों पर घरेलू स्तर पर प्रतिबंध लगाते समय जापानी सरकार को उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था जिन्हें असाध्य रोगों के इलाज के नुकसान का डर था। हालांकि उस समय सरकार ने निश्चित रूप से वादा किया था कि इन लोगों का ड्रीम आइलैंड के लाइलाज बीमारी अस्पताल में इलाज होगा। अगर जापानी सरकार इस वादे को तोड़ती है, तो इन लोगों की शक्तिशाली शक्ति को देखते हुए उन्हें गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा।